हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक फरवरी 2025 के। तो टोटल करंट अफेयर्स इस सप्ताह के आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और आपको पता होगा कि वीकली और मंथली करंट अफेयर्स हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, फिर केंद्र जो फैसले वगैरह वगैरह देंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको बता दूँ कि सेकेंड वीक का जो करंट अफेयर्स का टेस्ट था शार्प लर्निंग ऐप पर जिन लोगों ने दिया, तो उसके टॉप 10 जो भी स्टूडेंट हैं उन सब की लिस्ट यहाँ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे ये तो करंट अफेयर्स थर्ड वीक का है, लेकिन सेकंड वीक का जिन लोगों ने टेस्ट दिया था उनके मैं रैंक के अनुसार बता दूँ। नंबर 1 स्थान पाया है, रैंक 1 है अबसार आलम का। सेकंड स्थान है उदय नारायण महतो। थर्ड स्थान है विकास कुमार। फोर्थ स्थान है संजीव का। फिफ्थ स्थान है मोलेन मिस्ट का। सिक्स स्थान विपिन का है। सेवेंथ है अवनीश यादव का स्थान। एट्थ स्थान है विकास सिंह का। नाइन्थ स्थान है रेहान खान और 10th स्थान है रितेश कुमार। तो आप सबको बधाई हो, टॉप 10 स्टूडेंट हैं ये। ओके, और मैं फिर से कहूँगा जो लोग भी करंट अफेयर्स का वीडियो ये देख रहे हैं वो शार्प लर्निंग पर ऐप पर जाइए और वहाँ पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स लिया हुआ है तो वो ये टेस्ट देंगे, फिर अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। और टॉप 10 वालों को मैं यहाँ पर दूंगा, ठीक है, अगले सप्ताह भी। ओके, अगले सप्ताह के वीडियो में भी मैं पिछले सप्ताह का टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट दूंगा। और मैं एक भी कहूँगा कि आप लोग अपना फ़ोटो भी अपलोड कर दीजिए ऐप पर, ताकि आपके फ़ोटो भी मैं दिखा सकूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब थर्ड वीक फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीति केंद्र जो फैसले से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? आंसर होगा मणिपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे ना एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर 13 फरवरी को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और आपको पता है कि मई 2023 से मैतई और कुकी समुदाय के बीच में वहाँ पर जातीय हिंसा चल रही है और एन बीरेन सिंह इसको निपटने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, तो देश में सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है वो मणिपुर में लगाया गया है। 11वीं बार मणिपुर में लगाया गया है। अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ कहाँ लगे हैं उस लिस्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले मणिपुर है 11 बार। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है 10 बार, फिर पंजाब है 9 बार, जम्मू कश्मीर में है 9 बार, बिहार में 8 बार, पुदुचेरी में 7 बार। ये सब राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ठीक है, तो ये तो कितनी बार का है ये मणिपुर में सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर बात हो कि सबसे लंबे समय मतलब टोटल जो अवधि रहा है कई बार जो राष्ट्रपति शासन लगे तो उसमें सबसे ज़्यादा समय तक तो ये है जम्मू कश्मीर में 12 वर्ष 9 महीने टोटल काउंट होते हैं। फिर पंजाब में है 10 वर्ष 7 महीने, फिर उत्तर प्रदेश में 4 साल 7 महीने, फिर मणिपुर में है 4 साल 1 महीने। ठीक है, ये टोटल ड्यूरेशन का है। लेकिन अगर सवाल हो कि कितने सबसे ज़्यादा बार, तो वो है मणिपुर नंबर 1 है। ओके, ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अच्छा, सबसे लंबी अवधि की अगर बात होगी ना कि एक ही बार में सबसे ज़्यादा टाइम तक, तो वो है जम्मू कश्मीर। जुलाई 1990 से अक्टूबर 1996 तक ये 6 साल 264 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ओके, फिर उसके बाद भी स्थान जम्मू कश्मीर का ही है जो अभी पिछले साल तक लागू था, 4 साल 348 दिन। फिर पंजाब पुदुचेरी का स्थान आता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, मणिपुर के अभी गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला, वहाँ राष्ट्रपति शासन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम बताएं। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, विधानसभाओं में अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वहाँ अनुवाद अलग अलग भाषाओं में, वो बोलियों में वो हो सकेगा, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी, इन सब में ट्रांसलेशन सुनने को मिलेगा जो भी वहाँ सदस्य हैं उनको। आगे बढ़ते हैं और अब वायरस बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक फरवरी 2025 का। तो क्वेश्चन होगा केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने 5 से 6 महीने में महिलाओं के लिए कैंसर टीका उपलब्ध करने की घोषणा की है। तो टीकाकरण के लिए कितने वर्ष के आयु के लोग पात्र होंगे? आंसर होगा 9 से 16 वर्ष। ठीक है, खासतौर पर महिलाएं। तो ये प्रताप
राव यादव जो है ना वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं और आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, राज्य मंत्री। ठीक है, तो उन्होंने ही 18 फरवरी को कहा है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो कैंसर है उसका जो टीका है उसका देसी संस्करण कहिए तो वो 5 से 6 महीने में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन का अंतिम टेस्ट चल रहा है, हालांकि एक्चुअल में क्या है ये डेटा वो पता नहीं चला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। किस देश ने कैंसर का mRNA आधारित व्यक्तिगत वैक्सीन विकसित किया जो उस देश के रोगियों को मुफ्त में उपलब्ध होगी? आंसर का रशिया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में फिर से कहा कि रूसी वैज्ञानिकों ने टीका बना लिया है लगभग और जल्द ही रोगियों के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन ये mRNA तकनीक से हुआ है। mRNA तकनीक से वैक्सीन जो है ना वो कोविड-19 के दौरान काफ़ी पॉपुलर हुआ था क्योंकि उसके mRNA वैक्सीन काफ़ी यूज़फुल हुए थे। mRNA जो वैक्सीन होता है ना उसमें क्या होता है कि एक तरह से वो इम्यूनोथेरेपी का एक रूप होता है वो। ठीक है, और वो जाकर शरीर में और वो खास अलर्ट जारी करता है कि ये जो सेल्स हैं वो गलत हैं और उस पर हमला किया जाए, और जैसे कि CAR-T सेल थेरेपी ना इसी तरीके का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग पे, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होगा। करंट फोर्स का 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान में रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब के लिए तैयारी होती है। और अभी तो छूट चल रही है, होली ऑफर है, 70% डिस्काउंट चल रहा है। इस मेंबरशिप प्लान के जरिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक के करंट अफेयर्स के अपडेट आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब मिलते रहेंगे। PDF मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वीडियो मिलेगा और संबंधित एग्जामिनेशन पूरे टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। ठीक है, और PDF कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स भी होता है। तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। एक और बात कि रेलवे ग्रुप D का बैच लॉन्च हो चुका है और 2500 बच्चों के लिए मात्र प्राइस है 110 रुपये। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके जाने वाले तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ज्योग्राफी को लेकर भी एक बैच चल रहा है लाइव, इंडियन ज्योग्राफी का, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, तो देख लीजिएगा आप शार्प लर्निंग ऐप पर। UPPCS का 2025 के प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हमारी टीम करवा रही है। इसके अलावा GS फाउंडेशन बैच है PPSC के लिए, तो वो भी है इम्पॉर्टेंट और उसके भी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पे मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन होगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर होगा रेखा गुप्ता। तो 20 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल हैं वहाँ के विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने शपथ दिलाई है और दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात हो कि कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री है तो 4थी महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। ठीक है, उसके बाद फिर शीला दीक्षित बनी महिला मुख्यमंत्री की बात करें। फिर आतिशी आम आदमी पार्टी से, ये तो शीला दीक्षित कांग्रेस से और ये बीजेपी से सुषमा स्वराज, और अब फिर बीजेपी से रेखा गुप्ता जो है ना वो मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वक्त के लिए बढ़ाया? आंसर का 1 साल के लिए। ठीक है, तो फरवरी 2023 में उनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब 1 साल और, यानी वो 2026 तक वो रहेंगे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पदेन अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड 3rd वीक फरवरी 2025 के तमाम करंट अफेयर्स वो देखते हैं। क्वेश्चन होगा जनवरी 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी खुदरा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कितनी रही? आंसर होगा 4.31%। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। ओके, कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के जरिए तय होती है और इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, ये सब कुछ की महंगाई की गणना की जाती है कि पिछले साल इसी महीने में कितनी रेट था किसी वस्तु का और अभी कितना है, तो कितना अंतर हो गया
उसके आधार पर ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर जनवरी 2025 में कितनी थी? आंसर होगा 2.31%। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? थोक महंगाई दर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है, यानी जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो वसूलता है किसी सामान की कीमत, उस वो कहते हैं। ठीक है, थोक महंगाई दर ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT वो जारी करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। जबकि खुदरा महंगाई दर जो है ना वो NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर का 8.08 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 8.08 लाख करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 20 फरवरी को ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए बजट पेश किया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो खर्चे का तो ये देख रहे हैं। इनकम कितना होने वाला है? इनकम होने वाला है 7.79 लाख करोड़ रुपए। आप कहेंगे अंतर क्यों है भाई? तो सरकार का कहना है कि कुछ रकम जो है ना पिछले साल का बचा हुआ है अधिशेष, तो वो जोड़ के पूरा हो जाएगा काम। तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना वो 6.62 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टैक्स से या केंद्र सरकार से सहायता वगैरह उन सब से ये मिल रहा है। और फिर कैपिटल रिसिप्ट जो है ना 1.1 लाख करोड़ रुपए है। तो ये इसका क्या मतलब है? ये लोन लिया जा रहा है या फिर कुछ ऐसी संपत्ति से इनकम आ रहा है जो उद्योग वगैरह में कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है 1.13 लाख करोड़ रुपए तो लोन ले रही है सरकार उत्तर प्रदेश की, और कुछ आम जनता को भी और इंडस्ट्री को लोन जो दिया गया था उसमें से वसूली हो रही है 3,242 करोड़ रुपए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा, मतलब कहाँ कहाँ से कितना इनकम आ रहा है, तो वो देखिए। कर राजस्व जो है वो 37.4% इनकम हो रहा है टोटल का। केंद्रीय कर यानी जो सरकार का जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो वो 32.4%। फिर सार्वजनिक कर्ज लिया जा रहा है 14.4%। केंद्रीय अनुदान केंद्र से मिलेगा तो 11.1%। फिर गैर राजस्व मतलब गैर कर राजस्व कहिए 3.1% है। ठीक है, अन्य 1.6%। तो ये है इनकम कहाँ कहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम खर्चे का देखेंगे तो खर्चा मैंने बताया था आपको शुरू में 8.08 लाख करोड़ रुपए है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो कितना है? तो 5.83 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार सैलरी बांट रही है, पेंशन बांट रही है, या खुद के खर्चे भी है बहुत सारे, तो वो है। अच्छा, पूंजीगत जो खर्च है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 2.25 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट कार्य, लोगों को लोन देने में, ये सब में खर्चा होगा। ओके, या लोन के मतलब लोन लोगों को दिया जा रहा है, कुछ विकास कार्य हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, उस पर खर्चा होगा। ठीक है, इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा। तो पूंजीगत खर्च यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काफ़ी ज़्यादा है 20.4%। फिर जो कर्जा लिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो भी चुकाना है और ब्याज चुकाना है, तो 14.3%। सैलरी पर खर्चा हो रहा है 22.2%। पेंशन पर 11.2%, सहायता अनुदान पर 6.4%, सब्सिडी पर 4.3%। स्थानीय निकायों को यानी नगर निगम, नगर पंचायत, इन सब को जो अंशदान दिया जा रहा है 3.3%। कर्जा का चुकाया भी जा रहा है तो वो 1.1%। और अन्य व्यय है तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के बजट के बहुत डेप्थ में अगर जानना चाहते हैं ना, तो उसका मैं एक काम करूँगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में GSDP विकास दर का लक्ष्य क्या रखा है? आंसर होगा 11.85%। ठीक है, GSDP का है मतलब उस राज्य में जो एक साल में, एक अवधि में जो जितने भी उत्पादित वस्तु है, सेवा है, उन सब को कैलकुलेट करेंगे तो GSDP निकलता है। तो GSDP जो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो 2024-25 में GSDP वो अनुमान है कि 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, 25-26 में अनुमानित ये है कि
30.54 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विकास दर जो है वो 11.85% होने का अनुमान है। जीएसडीपी विकास दर, जैसे जीडीपी देश के स्तर पर कहते हैं, इस तरह से जीएसडीपी राज्य के स्तर पर होगा। और इसी समय में मतलब अगर हम देखेंगे कि 2023-24 में जो भारत की जीडीपी विकास दर 9.6% थी, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी विकास दर था वो 11.6% था, मतलब कि बेहतर हुआ है। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ना प्रति व्यक्ति जो आय है 2016-17 में 52,671 रुपये थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपये ये करंट प्राइस पर ये हो गया है। ये हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये वाला जो राज्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2026 तक राज्य का कर्जा कितना होने का अनुमान लगा है, जो पिछले 10 वर्षों का 3 गुना होने वाला है। आंसर का 9.03 लाख करोड़ रुपए, इतना कर्ज है उत्तर प्रदेश सरकार पर। ठीक है, तो ये कर्ज इतना बड़ा जो है वो अनुमान है। प्रति व्यक्ति अगर कर्जा देखेंगे तो 36,000 रुपये है प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। आंसर का 2.97%। ठीक है, 2.97% ये होगा। और रुपए में ये अगर घाटा देखेंगे तो 91,399 करोड़ रुपए के आसपास ये अनुमानित ये है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रमुख विभागों को जो कितनी रकम दी गई है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्चा करने वाली है सरकार, 1.06 लाख करोड़ रुपए। फिर ऊर्जा पर खर्चा होगा 61,070 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर स्वास्थ्य पर खर्चा होगा 50,550 करोड़ रुपीज़। फिर लोक निर्माण विभाग को वो 36,855। फिर पुलिस है, फिर निमामी गंगे है और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की आप ये लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, आर्थिक परियोजनाओं के लिए जो बजट आवंटन किया गया है, तो इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। और उन सब की लिस्ट भी यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र को जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण होगा। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरह से ये सब जो है ना वो 4 नए एक्सप्रेसवे की बात इस बार बजट में की गई है। कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनके घोषणाओं के बारे में बात कर लें तो आप देखिए कि जो 12th में अच्छे नंबर लाएंगे उनको स्कूटी मिलेगी, छात्राओं को खास तौर पे। ठीक है, सीबीएसई के स्टूडेंट को भी मिलेगा, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को भी मिलेगा। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो है कोचिंग खोली जाएगी। किसानों को छुट्टा मवेशियों से राहत दिलाई जाएगी और इसके लिए रख रखाव के लिए मवेशियों को छुट्टा जो मवेशी हैं उनको एक जगह रखने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ये सब थी। अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं 3rd वीक फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो वो हैं विराट कोहली। ये जो रिकॉर्ड है विराट कोहली ने 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पूरा किया और अब तो उससे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो वो हैं विराट कोहली। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने टोटल जो है ना 158 कैच पूरे किए। ठीक है, 23 फरवरी को। अब
उससे ज़्यादा ही संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब 38वां जो राष्ट्रीय खेल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, प्रश्न होगा यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ उत्तराखंड में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था 28 जनवरी को देहरादून में। ठीक है, तो 38वां ये राष्ट्रीय खेल था और उद्घाटन हुआ देहरादून में। ओके, अच्छा, इससे पहले वाला जो 37वां राष्ट्रीय खेल था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो गोवा में हुआ था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और राजधानी क्या है, देहरादून है शीतकालीन, और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 38th नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थानीय टॉप लेवल प्राप्त किया। आंसर होगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो सर्विसेज मतलब कि जो सर्विस मैन है, यानी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अलग अलग जो फोर्सेस हैं उनकी टीम। ठीक है, तो उसने ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन किया है। सर्विसेज ने 68 गोल्ड, सिल्वर 26, ब्रॉन्ज 27 जीते हैं, टोटल 121। अगर पदक तालिका में देखेंगे तो सर्विसेज ने 121 नंबर 1 पे रही है। महाराष्ट्र 201। आप कहेंगे कि 201 जीत के सेकंड पोजीशन क्यों, क्योंकि क्या हुआ ना, सर्विसेज ने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है। जो गोल्ड ज़्यादा जीतता है उसको टॉप पर माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न होगा यहाँ पर कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था। आंसर का मौली। ठीक है, राज्य पक्षी है उत्तराखंड का हिमालयन मोनाल, तो उसी के नाम पर मौली नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स। ठीक है, ग्रीन गेम्स थी। अच्छा, आप सवाल होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का गान क्या था, एंथम। तो संकल्प से शिखर तक, और इसको लिखा था सुशांत भट्ट ने। अब आगे की बात करते हैं कि 39वां, अभी तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे थे, अब 39वें यानी 39th नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो वो करेगा मेघालय। ठीक है, मेघालय करेगा और ये तय हो गया है। और ये फरवरी मार्च 2027 में आयोजित होगा। ठीक है, 2027 में। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा है, राजधानी है शिलोंग। अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो एक लाइक तो बटन दबा दीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन होगा अवार्ड से रिलेटेड। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड जो है ना, यानी बाफ्टा पुरस्कार 2025, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो कॉन्क्लेव ने जीता है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन किया है एडवर्ड बर्जर ने। ठीक है, तो 16 फरवरी को उसने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन 78th बाफ्टा पुरस्कार 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की किस पहली फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया परेज फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीता, नॉन इंग्लिश। आंसर होगा ऑल वी इमेजिंग एट लाइट। ठीक है, ऑल वी इमेजिंग एट लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब तक ना सिर्फ 4 ही भारतीयों ने बाफ्टा अवार्ड जीता हुआ है। 1982 में जो है वो रोहिणी हट्टगडी ने बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल फिल्म गांधी में जीता था। 1998 में शेखर कपूर ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म थी एलिजाबेथ, उसमें जीता था। 2008 में रसुल पुकुट्टी ने बेस्ट साउंड का अवार्ड जीता था फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। 2010 में AR रहमान ने बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक जीता था, और ये फिल्म थी 127 आवर्स। हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78th जो बाफ्टा पुरस्कार है उसके पूरे विजेताओं की लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट द बुट लिस्ट, बेस्ट एक्टर मुख्य भूमिका एंड्रियन ब्रॉडी द बुट लिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस मुख्य भूमिका मिकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कल्किन, वगैरह वगैरह और भी ये लिस्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब महत्वपूर्ण लोगों के जो निधन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। किस भाषाई सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और निर्माता सी कृष्ण वेणी का निधन हो गया 16 फरवरी 2025 को, तो तेलुगु सिनेमा। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में उनका जन्म हुआ था 1938 में, और उन्होंने फिल्म में जो काम किया, शानदार अभिनय किया था। अभी इनकी उम्र 100 वर्ष थी। अब आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, केंद्र और राज्यों के योजनाएं। क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने फरवरी 2025 में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी जीसीसी पॉलिसी का अनावरण किया, जो देश की पहली समर्पित जीसीसी पॉलिसी बताई जा रही है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। जीसीसी का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मतलब कि दुनिया की कंपनियां वहां पर आ सके ऐसा सेंटर बनाना। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने ये समर्पित ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी बनाई है। उद्देश्य ये कि तमाम बड़ी कंपनियां इनोवेशन से संबंधित और वो आईटी से संबंधित वो सब इस राज्य में आ सके। हालांकि मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसके अनुसार कर्नाटक ने भी 2024 में यानी पिछले साल ऐसा ही जीसीसी पॉलिसी ड्राफ्ट लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये नीति है, इसके तहत टायर 2 शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, वहाँ पर जीसीसी को बढ़ावा दिया जाएगा विकास के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। राजधानी है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट वाटरवर्थ पेश किया, जो दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना बन जाएगी? आंसर का मेटा। ठीक है, मेटा ने ये अपना इंटरनेट के लिए सब सी केबल प्रोजेक्ट, उसका नाम रखा है वाटरवर्थ, उसको पेश किया है। इसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी और ये अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर बेहतर कनेक्टिविटी लाएगा। ठीक है, तो इस पर अरबों रुपए का निवेश ये कंपनी करने जा रही है। मेटा जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग इसके मुखिया हैं, सीईओ हैं। ठीक है, देखिए जो आप तक इंटरनेट पहुंच रहा है ना, वो इन्हीं केबल्स के जरिए पहुंच रहा है। जैसे आप अगर ये ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब का तो जैसे जो सर्वर है वो अमेरिका में है। इस तरीके से समुद्र के नीचे ना जाल बिछा हुआ है केबल्स का, नीचे बिल्कुल तल पे ये केबल्स हैं और इसी के जरिए सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पास होता है और वो ऑप्टिकल फाइबर होता है जो बहुत तेज चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, यूएसए ने फरवरी 2025 में किस इंटरनेशनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो 6 फरवरी को ये प्रतिबंध लगाया है। क्यों? अमेरिका ने ये कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री इजराइल के योव गैलेंट, उनके खिलाफ आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था और ये गलत बात है। ठीक है, उन पर युद्ध अपराध, गजा में युद्ध अपराध करने का आरोप था। ओके, तो इसी को लेकर जो है ना वो आईसीसी पर ही बैन लगा दिया है। आईसीसी कहाँ पर है वहाँ भी चलते हैं, ये प्यारा भारत है। और जो आईसीसी है ना उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, द हेग में। ये है नीदरलैंड। ठीक है, और यहीं पर द हेग शहर है और उसी में ये वाली बिल्डिंग है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे से अलग है। और किस तरह के अपराध के लिए ये आईसीसी है? तो जैसे नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध, इन सब के लिए ये बना हुआ है, इन सब के मामले की सुनवाई करने के लिए। हालांकि जिन लोगों ने साइन किया हुआ ना वहीं ये लागू होता है, बाकी लोगों पर, बाकी देशों पर लागू नहीं होता। भारत ने इस पर साइन नहीं किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे, अमेरिका ने फरवरी 2025 में किन संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा की? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी यूएनएचआरसी और यूएनआरडब्ल्यूए। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और यूएनआरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की और कहा कि ये जो दोनों संगठन हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो आरोप ये लगाया उन्होंने कि हमास को फाइनेंस या उसको मदद करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाद किस देश ने यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने का फैसला किया, घोषणा कर दी है? आंसर होगा इजराइल।
ठीक है, इसराइल ने भी कह दिया कि हम भी अब अलग हो रहे हैं उससे। और अब विदेश से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? आंसर होगा काश पटेल। ठीक है, इसको इस तरह से भी प्रश्न ले सकते हैं कि अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के डायरेक्टर का नाम बताएं जिसने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। आंसर होगा काश पटेल। पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। ठीक है, तो उन्होंने 21 फरवरी को ये शपथ ली भगवत गीता पर हाथ रख कर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। ये इनके जो माता पिता हैं वो गुजराती थे जो वहाँ अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी और अब ये हो गया है एफबीआई के। अगला क्वेश्चन, कतर के आमिर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके कितना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 28 अरब डॉलर। कितना? 28 अरब डॉलर करने का लक्ष्य ये रखा है। ठीक है, तो भारत के निमंत्रण पर, इनविटेशन पर कतर के जो आमिर हैं यानी टॉप लेवल के व्यक्ति होते हैं वहाँ आमिर कहे जाते हैं। उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो वो 17-18 फरवरी को भारत की यात्रा पर थे। ये उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी इनकी, थानी की। तो 5 वर्षों में 28 अरब डॉलर करने पर सहमति बन गई है। कई चीज़ों पर सिग्नेचर किए गए, जैसे द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना का समझौता हुआ है। इनकम टैक्स को लेकर भी बातचीत है कि दोहरे कराधान और राजकोषीय चोरी को लेकर भी चीज़ें हों, समझौता किया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल सहयोग को लेकर समझौता है, युवा और खेल क्षेत्रों को लेकर भी समझौता हुआ है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वो आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, कतर जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। कतर चलते हैं, ये प्यारा भारत है और ये पश्चिम एशिया है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं अमेरिका और यूरोप के लोग। तो उसी में ये आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा, वो है कतर। कतर भारत का एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस का भारत के जो वैश्विक एलएनजी आयात का 48% हिस्सा कतर से ही आता है। भारत की ज़रूरत का 29% एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो कतर से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और पिछले साल ही भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने 2029 से अगले 20 वर्षों के लिए कतर से सालाना 7.5 मिलियन टन एलएनजी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो कतर की राजधानी क्या? दोहा है। आमिर जो आए थे उनका नाम क्या था? शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ठीक है, मुद्रा वहाँ पर कतरी रियाल चलती है। अगला क्वेश्चन, रूस यूक्रेन या कहें यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और रूस ने पहली मीटिंग कहाँ पर की है? किस देश में? आंसर सऊदी अरब में ये मीटिंग हुई है। वहाँ की जो राजधानी है रियाद, वहाँ पर। ठीक है, तो यूक्रेन के बिना ही ये मीटिंग, पहली मीटिंग हुई थी, बाद में फिर यूक्रेन से भी बातचीत की गई थी। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुँच चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा फरवरी के तीसरे शनिवार को, और इस बार 2025 में ये था 15 फरवरी को। उद्देश्य ये है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाना। ये एक खास तरह का होता है। इसके शरीर पर केराटिन बने शल्क होते हैं, स्केल होते हैं, और इस तरह की संरचना होती है जिससे ये दूसरे प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को मनाया जाता है भारत में। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया था, शुभारंभ किया था उसका। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मतलब मिट्टी की जो स्वस्थता है ना, मिट्टी के जो हेल्थ कैसा है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो है 22 फरवरी को। स्काउट मूवमेंट की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड रॉबर्ट बडेन पावेल ने की थी। तो उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इस मूवमेंट की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और तमाम स्कूलों में ये स्काउट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है ये।
अगला क्वेश्चन, विश्व दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है ये। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 12 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है? विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। यूनानी चिकित्सा दिवस कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और इसका जो PDF है वो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का या फिर कोई भी कोर्स परचेज किया हुआ है वो। और मैं फिर कहूँगा आप लोग टेस्ट जरूर देना वीकली का, और जो टॉप 10 आएंगे ना उनका मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा अगले वीडियो में। ओके। तो करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान है 2 तरह का, SPCS और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। और रेलवे ग्रुप डी का लॉन्च हो चुका है, बहुत कम प्राइस है, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इंडियन ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है जो बहुत किफ़ायती है, छूट चल रही है। UPPCS 2025 का बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। BPSC के लिए GS फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा। ओके, बाय।